भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो वहीं इन दिनों भारतीय दल पैरालंपिक खेलों का आयोजन में पेरिस के लिए रवाना हो चुका है और इस पैरालंपिक्स की शुरुआत भी हो चुकी है। पिछली बार टोक्यो में भारतीय दल ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक हासिल किए थे, जिसमें 5 गोल्ड मेडल थे। पैरालंपिक कमेटी ने इस बार इन पदकों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा होने की उम्मीद जाहिर की है। इस बार भारतीय दल में कुल 84 एथलीट्स हैं, जिनमें 52 पुरुष और 32 महिलाएं शामिल हैं। ये दल कुल 12 खेलों में भाग लेगा और आज हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी भी जुड़ेंगे और हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से भारतीय जो डेलीगेशन पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए गया हुआ है, उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी सर का। सर, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान सीधा पेरिस से जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर दीपा मलिक भी जुड़ रही हैं। दीपा मलिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी सर जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और मनोज सर, आपसे शुरुआत करूंगा। ओलंपिक्स में तो हमने देखा जिस तरीके का प्रदर्शन की उम्मीद पूरा देश लगाए बैठा था, उसमें थोड़ी निराशा जरूर हाथ लगी, लेकिन पैरालंपिक्स हर बार कई खुशियां जो है वो लेकर आता है। मेडल्स जो है वो कई संख्या में रहते हैं अगर हम वैसे कंपेयर करें तो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप रियो ओलंपिक देखें, वहां पर भारत को केवल 2 पदक मिले थे, लेकिन पैरालंपिक में 4 पदक मिले। अगर आप टोक्यो ओलंपिक देखेंगे, वहां भारत को 7 पदक मिले, पैरालंपिक में भारत को 19 पदक मिले और 19 पदकों में भी जो है गोल्ड मेडल की संख्या 5 थी। और उन 5 में से 4 जो एथलीट हैं वो इस बार भी शिरकत कर रहे हैं। एक क्योंकि वेयर अबाउट्स क्लॉज का शिकार हो गया एक खिलाड़ी, जिसकी वजह से उन पर बैन लग गया, अनजाने में वो कुछ हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस खेल ने भारत के अंदर जागरूकता पैदा की है। कोई खिलाड़ी जो बचपन में कभी किसी दुर्घटना का शिकार हो गया या युवावस्था में दुर्घटना का शिकार हो गया या फिर रेल दुर्घटना, कार दुर्घटना या अन्य किसी दुर्घटना में या जन्मजात कोई किसी को इस तरह की कोई विकृति थी, उसने कभी अपनी लाचारी जाहिर नहीं की, बल्कि एक दिलेरी की तरह दिलेरी दिखाई उन्होंने और खेलों में वो काम किया जो प्रेरणादायक साबित हुआ तमाम खिलाड़ियों के लिए। मैं हमारे साथ इस समय रुपिंदर सिंह जी जुड़े हुए हैं। रुपिंदर सिंह जी क्योंकि एथलेटिक्स से जुड़े रहे हैं और खुद भी एथलीट रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के। रुपिंदर जी, पहला मेरा आपसे सवाल यही है कि सबसे पहले एथलेटिक्स में, क्योंकि कोबे में, जो जापान का शहर है कोबे, वहां पर जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, जहां भारत को बहुत कामयाबी मिली थी, रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली थी, वो कामयाबी क्या कहती है कि उसको हम ओलंपिक में, पैरालंपिक में कितना हम उसको पदकों में बदल पाएंगे इस बार? एथलेटिक्स जो कल से शुरू हो रहा है, हम डेफिनेटली उसके करीब पहुंचेंगे जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में हुआ था। बट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स कोबे में कुछ प्रतिद्वंदी मेजर कंट्रीज के जैसे यूएसए, चाइना भाग नहीं लिए थे और कंसंट्रेट कर रहे थे पैरालंपिक्स पे, तो कंपटीशन यहाँ ज़्यादा है। 17 पदक लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, पर उसके करीब डेफिनेटली। नेशनल कोच पैरा एथलेटिक्स के सत्यनारायण ने कहा है कि कम से कम 10 मेडल हम ज़रूर एथलेटिक्स में पेश करेंगे, विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 8 मेडल्स जो टोक्यो में किए थे। और इसमें 2 ऐसे व्यक्ति हैं, सुमित एंटिल और दीप्ति जीवन जी, जो अपने रिस्पेक्टिव इवेंट्स में F-47 जैवलिन और T-20 400 में नए वर्ल्ड कीर्तिमान भी कर सकते हैं। जी रुपेंद्र सर, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि हमने देखा बैडमिंटन पैरालंपिक्स में एक ऐसा स्पोर्ट्स रहा है जो भारत के लिए हमेशा गुड न्यूज लेकर आया है, तो इस बार भी उम्मीदें बैडमिंटन से बहुत ज्यादा होंगी। डेफिनेटली जो 4 मेन गेम्स हैं जहां पे उम्मीद है भारत को, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, आर्चरी और शूटिंग जी, और यहाँ काफी बेशुमार मेडल्स आने की उम्मीद है। जिस तरह से पार्टिसिपेशन आज स्टार्ट हुआ है, इंडिया बैडमिंटन में
लगता है 4 से ज्यादा मेडल लेगा, 8 के आसपास मेरा मुआयना है। और मेंस सिंगल्स में तीनों लड़कों ने आज बहुत अच्छा शुरुआत की अपनी अपनी कैटेगरी में। सुहास, सुकंत कदम और तरुण डिलन तीनों ही विक्ट्रीज के साथ अपना पहला मैच स्टार्ट किया है आज के दिन। जी रुपेंद्र जी, कृष्णा नागर जो है जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था, उनका भी बहुत बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है। उनकी इवेंट कब है और कितना उनसे उम्मीद करें और कितने फिट हैं वो? हाँ, बहुत फिट है और उनका इवेंट शायद आज अभी शाम को है। अभी मेन सिंगल स्टार्ट हुआ है और शाम तक ये सेशन चलेगा। और कृष्णा नागर डेफिनेटली एक गोल्ड मेडल प्रोस्पेक्ट हैं भारत के लिए अपने कैटेगरी में। जी मनोज सर, आपसे सवाल है कि हमने देखा कि किस तरीके से रियो, फिर जापान और अब पेरिस ओलंपिक्स में जब हमारा कंटिंजेंट गया है तो कई उम्मीदें हैं मेडल्स की, और आप तो बड़े लंबे समय से स्पोर्ट्स को कवर भी कर रहे हैं। तो अगर हम पैरा ओलंपिक्स की बात करें तो बीते 10 सालों में सरकार ने किस तरीके से इसको प्रोत्साहित किया, और खासतौर पर प्रधानमंत्री का डेलीगेशन से मिलना जो खेलने जा रहा है, उन तमाम खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें मोटिवेट करना, और जिस तरीके से हमने ओलंपिक्स में देखा कि मेडल जीतने के बाद फोन करके बधाई देना, ये फैक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन को फील्ड में बेस्ट देने में? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा एक मनोबल बढ़ाने वाली कैप्सूल्स हैं ये, मैं कहूँगा, जो प्रधानमंत्री ने समय समय पर, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, खिलाड़ियों का हमेशा मनोबल बढ़ाया है। और जब खिलाड़ी जब जाते हैं ओलंपिक में तो वो उस लम्हे को याद करते हैं जब प्रधानमंत्री जी उनको आश्वासन देते हैं, और खराब प्रदर्शन करने पर कोई उनकी क्लास नहीं लेते, उनको उनका हौसला बढ़ाते हैं कि अगर आपका मेडल नहीं आया कोई बात नहीं, अगली बार मेडल आएगा। तो ये सब चीजें, जैसे घर का अभिभावक, एक बड़ा व्यक्ति जिस तरह से मॉरल बूस्टअप करता है, वो काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। और मनु भाकर से भी हमारी बात हुई, हमारी तमाम खिलाड़ियों से बात हुई, सरबजोत से बात हुई, उन सब का यही कहना था कि प्रधानमंत्री जी का मिलना हमारे लिए बिल्कुल एक मील का पत्थर साबित होता है। और लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। जहां हम चूकते हैं, जहां हम थोड़ी सी निष्क्रियता लाते हैं, कभी कभी हो जाता है बॉडी में ऐसा कुछ तत्व होते हैं जिससे लगता है कि अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए, तो कहते हैं नहीं, हम आराम छोड़ के एकदम खड़े हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है सर, हमारे साथ डॉक्टर दीपा मलिक भी जुड़ गई हैं, जो कि रियो ओलंपिक्स में मेडलिस्ट रही हैं और साथ ही साथ पैरालंपिक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप तो पेरिस में हैं, कैसा माहौल है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इस बार? माहौल बहुत अच्छा है और उम्मीदें भी बहुत अच्छी हैं। कंटिंजेंट का साइज भी बड़ा है, लड़कियां भी बहुत आई हैं। आज थोड़ा सा लड़कियों के लिए अनलकी रहा स्टार्ट। मानसी का पहला मैच बहुत अच्छा रहा, दूसरे में थोड़ी सी लगा कि उनकी प्रोग्रेस थोड़ी सी ढीली रही, और उसमें बट ये गेम है, इवेंट्स का यही है। जो हमारी अरुणा है ताइक्वांडो की, आज दूसरी बार उनको इंजरी की शिकायत हुई। टोक्यो में भी मैं उनके साथ थी। तो या तो कंपटीशन एंजाइटी है या क्योंकि एग्जैक्टली जो टोक्यो में उन्होंने सफर किया, सेम का सेम आज उनका परफॉर्मेंस में सेम हमें प्रॉब्लम आई कि अर्ली मॉर्निंग से ही उन्होंने इंजरी की शिकायत करी, या वाकई ही इंजरी मैनेजमेंट में कमी रही, या उनका इमोशनल प्रेपरेशन कम रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिवाइज करनी है। बाकी हम आफ्टरनून इज गोइंग टू बी वंडरफुल। एक पहली बार लड़की पैरासाइक्लिंग में बस कुछ ही क्षणों में उसका क्वालिफाइंग इवेंट होगा। और बाकी आर्चरी की टीम आज अपना डेब्यू शुरुआत करेगी अपनी इस बार की 2024 की पार्टिसिपेशन की। शीतल है, राकेश है, हरविंदर है, सरिता है। तो ये, लेकिन जो हमारे बॉयज़ के मैचेस आज रहे बहुत बेहतरीन रहे मॉर्निंग के। और तरुण का मैच तो बहुत ही कीपिंग अस ऑन द एज था। बहुत अच्छा खेले, बहुत संयम से खेले। और ब्राजील का जो ओपोनेंट उनका था, काफी स्ट्रॉन्ग मैच रहा, तो बड़ा मजा आया वो मैच देखने में। जी मैम, ठीक है। मनोज सर, जो जैसा कि हमने बात भी की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहते हैं, उससे खिलाड़ियों का कितना मनोबल बढ़ता है और उनका एक एक वाक्य उनके कितने काम आता है, जरा एक बार हम सुनते हैं। पहली जो मुलाकात हुई थी उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहना दी थी। जैसे मैं 16 साल की थी और उस समय में उन्होंने काफ़ी
मुझे मेरा हौसला भी बांधा था और काफ़ी सराहना दी थी कि थोड़ा सा मुझे साइड में भी लेकर गए थे कि तुम बहुत छोटी हो, पर जो जिस तरीके से तुम मेहनत कर रही हो तुम बहुत आगे जाओगी, और बस कभी हौसला मत हारना, और कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो तो ज़रूर मतलब निसंकोच हमसे पूछना, हम ज़रूर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो आई थिंक वो पहली मुलाकात तो सबसे ज़्यादा बिल्कुल याद रहेगी। और अभी भी मुझे याद है, जैसे मेडल के बाद उन्होंने जब फ़ोन किया था तो उन्होंने चर्चा की थी, जैसे टोक्यो ओलंपिक के बाद का दौरान जो सफ़र था उस समय का मेरा, वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी पूछा मुझसे कि उससे कैसे मैं उभर कर आई और क्या क्या चीज़ें थी और आगे का क्या प्लान है। तो सारी कॉन्वर्सेशंस ही कि जिस तरीके का उनका जज्बा है खिलाड़ियों के प्रति, जो वो जाने से किसी कंपटीशन जाने से पहले मिलते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, और आने के बाद भी वापस मिलते हैं, और जिसका मेडल है या नहीं है उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, जिनका है उनको आगे और भी अच्छा करने के लिए, और जिनका नहीं है उनको डटे रहने के लिए हिम्मत बांधते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके का उनका स्वभाव है स्पोर्ट्स को लेके स्पेशली, तो आई थिंक वो स्वयं ही बताता है कि वो कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स से अटैच्ड हैं, कितने ज़्यादा खेलों के प्रति उनका प्रेम है। उन्होंने पूछा था कि मतलब कैसा वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा है और मेडल लेके कैसा लग रहा है और बाकी लोग कैसे हैं। तो मैंने भी उनको बताया था कि मतलब बाकी सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और होपफुली काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होगा। शूटिंग में तो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा हमारे खिलाड़ियों का भी, बहुत सारों ने मतलब काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला अगर टोक्यो से यहाँ तक का कंपैरिजन करें तो एक ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि वो सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि पूरे टीम का पूछते हैं, टीम के बारे में, पूरी टीम के बारे में पूछते हैं। जाने से पेरिस ओलंपिक जाने से पहले हमारी मतलब सारे एथलीट्स बुलाए गए थे वहाँ पे पीएम हाउस में, तो सर ने हमें काफ़ी मोटिवेट किया कि अपना बेस्ट देना है वहाँ पे जाके, नीडर होके खेलना है हर एक गेम और उसके बाद अपना बेस्ट दे करना है। तो काफ़ी मोटिवेशन मिली और हाँ लगा मेरे को कि हाँ मैंने इंडिया के लिए करना है। उस टाइम पे ऐसे ही वो अंदर से रोंगटे वो खड़े हो रहे थे। तब पीएम सर ने मेरे को जब मेडल आ गया हमारा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, उसके बाद हमारी बात हुई थी, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। मतलब पहले तो अनएक्सपेक्टेड थी चीज़ कि मतलब पीएम सर से बात होएगी, और मतलब उसके बाद जब बात हुई तो काफ़ी अच्छी मोटिवेशन भी मिली कि लाइक अब और अच्छा करूँगा, कि लाइक LA28 में इस मेडल का कलर चेंज करेंगे। उनकी बात सुन के ये बात फील हुई थी मेरे को तब। पीएम मोदी जी ने जो स्कीम स्टार्ट करी है खेलो इंडिया, ये 2018 में स्टार्ट हो गई थी, बट मैं इसके अंदर 2019 में आया था। और उसके बाद हमें मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज़ होगी, पैलेट्स फ्री होगी, जो कि स्टार्टिंग में हमें लाइक 800-900 की पड़ती है, वो एक टिन होती है वो। अभी मेरे साथ बात हुई थी जब मेडल जीता था मैं, तो उसके बाद उनका कॉल आया था मुझे। तो कॉल पे उनका पहला शब्द था कि कसं काय भाऊ, मतलब जो मराठी का मेरा लैंग्वेज है होम टाउन का, तो उसमें उन्होंने बात की थी। एंड मैं इतने सालों से देख रहा हूँ उनको कि कोई भी एथलीट कहीं का भी भारत के किसी भी कोने का हो, उनकी जो भी लैंग्वेज है उसमें वो पहले बात करते हैं, मतलब उसका जो शब्द उनका सेंटेंस पहले होता है उसे में बात करते हैं। तो वो जो प्लेयर है, एथलीट है, उसको इतना कॉन्फिडेंस फील होता है कि या उनमें कुछ तो बात ऐसी है कि इतना महसूस फील होता है कि बढ़िया सी, कि आनंद फील होता है कि हाँ हमारी लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं जो भी है, तो बढ़िया फील होता है। Honorable Prime Minister Modi ji, for the first time at the felicitation ceremony had held for us after the Asian Games last year, and that was a very special moment for, I think, not only for me but for all the athletes there, to meet somebody of a stature like our Honorable Prime Minister Modi ji. All of us were standing on different wooden blocks, and he would come to each block basically and speak, and then he came to us. Well, let's say all the question team was standing together, and he asked us कि he said in Hindi, आप लोगों को कोई शिकायत है? And हम सब were like, नहीं sir, कुछ नहीं. And then he said कि हाँ, we had just won the gold medal and I had just won the individual bronze, and he said हाँ कि winners don't have complaints.
मेडलिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले वो खिलाड़ी जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री जी को इसका बहुत बड़ा श्रेय देते हैं। डॉक्टर दीपा मलिक मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने वैसे तो डिस्कस थ्रो में भी मेडल जीते, आपने जेवलिन थ्रो में भी मेडल जीते, आपने शॉट पुट में भी मेडल जीते, लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि जेवलिन थ्रो आपका प्रिय इवेंट है जिसमें आपने ज़्यादातर मेडल जीते हैं एशियन पैरालंपिक खेलों में। तो अब यहाँ जो F46 कैटेगरी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जिसमें हमारे जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं दुनिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों भारतीय हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि F46 कैटेगरी जो है जेवलिन थ्रो की उसमें हम क्लीन स्वीप करेंगे? बिल्कुल, उम्मीद भी यही है, प्रार्थना भी यही है, विशेस भी यही है और तैयारी भी यही है। तो बिल्कुल बहुत खुशी होगी जब तीनों जगह हमारा तिरंगा ऊपर जाएगा। इससे बड़ी बात हमारे देश के लिए और एक खिलाड़ी होने के नाते क्या रहेगी। तैयारी वाकई बहुत अच्छी है खिलाड़ियों में, और जितने भी ये तीनों खिलाड़ी हैं ये एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। इनका मेंटल वेलबींग का जो कोशेंट है कंपटीशन हैंडल करने का, ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड है। तो इन्होंने अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं अपनी करियर में, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ऑफ कोर्स हमें F46 में देवेंद्र झझरिया जी की कमी खलेगी, लेकिन वो तो लीडरशिप रोल में है और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है जब वो खुद ही लीडरशिप रोल में है। तो वो इन सभी खिलाड़ियों के बहुत बड़े रोल मॉडल हैं यहाँ पे। और जैसा कि आपने भी कहा कि जैवलिन में मुझे आज भी खुशी होती है कि जैवलिन ने जो तरक्की हमारी जिंदगी में दी, और भारत को मुझे लगता है भाला फैक्ट ने एक बहुत अच्छा लकी चार्म रहा है। अभी 46 की जो कैटेगरी है उसके तो तीनों खिलाड़ियों को हम देख ही रहे हैं। सुमित अंतिल हैं हमारे 64 कैटेगरी में, उसको भी हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं। और हमारे व्हीलचेयर एथलीट्स भी हैं बहुत अच्छे, जो जैवलिन के लिए हमारे लिए अभी हो सकता है और मेडल्स जोड़े। बिल्कुल। दीपा जी, एक सवाल मेरा शीतल देवी के बारे में है, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया भर को आकर्षित कर दिया है और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। क्योंकि चेक रिपब्लिक में जब इन्होंने गोल्ड मेडल, जब इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था महिला कंपाउंड इवेंट में, ये बिना मतलब जैसे कहते हैं पहली आर्मलेस महिला थी, बिना हाथों के ये निशाना साधती हैं। कितना प्रेरित करता है इनकी भागीदारी? देखिए, ना ही वो फर्स्ट आर्मलेस फीमेल आर्चरन है, वो इंडियन कंटिजेंट की सबसे छोटी खिलाड़ी भी है। तो अब आप देखिए एशियन का जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और मैं स्वयं उनके उस इवेंट में वहां मौजूद थी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया, शीतल देवी का फोकस और स्ट्रांग होने लगा। और जब एक ऐसे दबाव के अंदर खिलाड़ी कपा जाते हैं, या और खासकर आपके साथ कोरियंस हों, चाइनीज हों, जो कि बहुत ज़्यादा इन जगहों को घेरे बैठे हैं, उसका तो जो वहाँ पे अनाउंसर थी वही हैरान हो गई। 10 बाद में तो ये होने लगा कि 10 यू नो द वे शी वाज सेइंग इट। तो वो जो उनकी एडमिरेशन हमें करनी चाहिए खिलाड़ी होने के नाते, कि हाउ टू टेक द प्रेशर। और जब वो खेल कर आई और उनका इंटरव्यू हुआ, तो उनके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए मैं ही वहां पे मौजूद थी। तो एंकर ने, जो आईपीसी जो वहां पे ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर थे, उन्होंने उनसे पूछा जी इंग्लिश में कि हाउ डिड यू हैंडल द मेंटल प्रेशर। और मैंने जब अनुवाद करके उनसे पूछा कि आपने अपने मानसिक तनाव को, मेंटल प्रेशर को बेटा कैसे झेला, तो उसने मुड़ के पूछा वो क्या होता है। मतलब वो इतनी नाइव है, इतनी इनोसेंट है, इतनी यंग है कि उनको सिर्फ एक अर्जुन की तरह मछली की आंख नजर आती है, उन्हें नहीं पता मेंटल। और इसका क्रेडिट मैं कोचेस को बहुत दूंगी, जो कोचेस ने उसको तराशा है, उसको ढूंढा है, और क्योंकि उसका पूरा इक्विपमेंट जो है उसको आपने रिफर्बिश करना पड़ता है। आप देखिए हाथों से जो तीर खींचना है, उसको आप दांत से पकड़ के स्ट्रिंग, तो वो जो एक असिस्टिव एड और एक उसकी बॉडी के हिसाब से उसको वापस रिक्रिएट करना, वो भी एक जादुई तरीका है, क्योंकि हर चीज का तालमेल इतना जरूरी है उस परफेक्शन के लिए। और शीतल ने तो पूरी दुनिया का दिल पहले ही जीत लिया है।
और मेडल उसके जब आएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सोने पे सुहागा होगा। रुपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सर, पैरा ओलंपिक्स में अगर हम बीते 10 सालों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज की जो डेवलपमेंट है वो कैसे आप देखते हैं, और कितना सपोर्ट जो है वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को, और चूंकि अभी मिशन ओलंपिक्स जो है जिसमें हम ओलंपिक्स को भी काउंट करते हैं और पैरा ओलंपिक्स को, उसमें हमारा लक्ष्य ये है अगर हम 2036 ओलंपिक के लिए बिड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तब तक हमारी क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए? आप एज अ वरिष्ठ खेल पत्रकार इसको कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट है टू बूस्ट द प्राइड ऑफ द नेशन, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि भारत जैसे इस बारी पैरालंपिक्स में पहले 20 पोजीशंस में ओवरऑल मेडल टैली में आने की सोच रहा है, 2036 तक हम टॉप 10 में कम से कम अपनी पोजीशन हासिल करें। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी तरह मैनेज किया गया है यहाँ पेरिस में। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का दोनों का उन्होंने इकट्ठे ही प्लान कर लिया था। थोड़े से अडेप्टिव पीसेस ऐड किए हैं फॉर द पैरालंपिक्स। बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट अभी थोड़ा सा और भी बाकी है। एक फेमस इंग्लिश ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट तानिया, जो मेरी क्लासमेट होती थी इंग्लैंड में, वो बहुत इंग्लैंड में जब वो अपने ट्रेन पे चल के आ रही थी कल, उन्हें बहुत दिक्कत हुई। जब ट्रेन पे उतरी पेरिस में उन्हें बहुत दिक्कत हुई, और कहती है मैं तो इतना जोर से चिल्लाती हूँ 400 मीटर तक आवाज़ जाती है, उसके बावजूद मुझे अब आज तक दिक्कत हो रही है। मैं कंप्लेन नहीं कर रही, बट इट इज़ एन एरिया व्हिच हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ डॉक्टर दीपा मलिक मैम आपका भी, और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी सर आपका भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि लगातार अगर हमें ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में अपनी बादशाहत काम करनी है तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ खिलाड़ियों को भी उसी तरीके से प्रोत्साहित करना होगा।